हेलो डियर, बढ़ते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो अभी सीरीज चल रहा है वो यूपीएससी 2025 में जो सीसैट में क्वेश्चन पूछे गए थे उसके ऊपर डिस्कशंस कर रहे हैं हम लोग। एनालाइज कर रहे हैं पेपर को कि पेपर किस लेवल का था और कहाँ पे हमसे चूक हुई, अगर गलती हुई है तो। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग का है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फ्रांस को, अगर मैं फ्रांस को किससे कोड कर रहा हूँ बेटा, अगर मैं फ्रांस को कोड कर रहा हूँ 654321 से, और मैं जर्मनी को कोड कर रहा हूँ, जर्मनी को अगर मैं कोड कर रहा हूँ 915847 से, तो मुझे यमीन इनका कोड चाहिए। ठीक है, देखो जनरली इस टाइप के क्वेश्चन देखते समय बच्चे के दिमाग में पहला क्लिक ये करता है क्या ये आपने अल्फाबेटिकल पोजीशन से तो नहीं चल रहा। तो देखो अल्फाबेटिकल पोजीशन से देखोगे तो ई आपका 1 पोजीशन पे नहीं आता है, तो अल्फाबेटिकल पोजीशन तो नहीं है। अब ऐसे कंडीशन में ये मैच कराओ कि जो दो कोड दिए गए हैं क्या उनके लेटर जो कॉमन है, उनके कोड कॉमन है क्या। देखो यहाँ भी ई को 1 से इंडिकेट किया गया, यहाँ भी ई को 1 से इंडिकेट किया गया, यहाँ ए को 4 से इंडिकेट किया गया, यहाँ भी ए को 4 से इंडिकेट किया गया। अब ये बात क्लियर हो गई कि ये कॉमन जो लेटर का कोड है उससे निकालना है, स्पेसिफिक जो लेटर पोजीशन होता है उससे नहीं चल रहा है। तो YEMEN, तो Y का कोड, Y को कोड किससे रिप्रेजेंट किया गया 7 से, तो 7 का मतलब पहला और दूसरा तो गलत हो गया। अब आपको सिर्फ C और D में फिल्ट्रेशन लगाना है। अब देखा जाए तो बस मिडिल पोजीशन का फाइनल कर लो कि कौन होगा, मतलब M का कोड पता करना। अगर मैं M का कोड निकालूं तो M को 8 इंडिकेट कर रहा है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। टाइम बर्बाद करने की कोई नीड नहीं होती ऐसे क्वेश्चन पर, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन के टाइम बचा के जो दूसरे लेंदी क्वेश्चन होते हैं ना टाइम कंज्यूमिंग, वहां पे आप क्वेश्चन में टाइम लगा सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी आपका एक तरह से कोडिंग बेस्ड क्वेश्चन ही है, और ये आपके देखा जाए बच्चा, ठीक है, तो पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे कि देख लीजिए, नो को इन्होंने 210 लिखा है। ठीक है, अगर मैं देखूं तो n कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे आता है, o कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे आता है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 मिलेगा, मतलब ये आपस में लेटर के पोजीशन को मल्टीप्लाई कर रहा है। जस्टिफिकेशन के लिए एक और नंबर ले लेते हैं, NOT। ठीक है, इन्होंने इसको लिखा है 4200, N 14, O 15 और T 20। ठीक है, इसका तो मल्टीप्लिकेशन अभी आपने किया था 210 में 20 से मल्टीप्लाई करोगे 4200। ठीक है, उसी प्रकार अगर आप नोट का देखोगे NOTE, तो ये नॉट की वैल्यू आपके पास 4200 है, इसमें अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका ये 21000 हो जाएगा। तो ये सारे कंडीशन मैच करें जैसा हम एजम्पशन कर रहे हैं, तो मुझे अब उसमें S से मल्टीप्लाई करना है। तो नोट की वैल्यू कितनी है 21000 और S कितना होता है 90। अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे भी यूनिट डिजिट से भी आंसर मिल रहा था, इग्नोर कर दीजिए जीरो को। 1 × 9 का मतलब कितना होता है, यूनिट प्लेस पे 9 आएगा, उसके बाद लास्ट में 3 जीरो होना चाहिए। मात्र वैसा एक ही ऑप्शन मैच करता है, ऑप्शन नंबर ए। मल्टीप्लिकेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, यूनिट प्लेस पे आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। ठीक है बच्चा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन में है और इसमें बहुत सारे बच्चों से चूक हुई है। उसके पीछे कुछ रीजंस ये थे कि एक गलती बच्चे कर गए हैं कि जहां पे अगर आपको क्वेश्चन से उनके जेंडर नहीं पता चल रहे हैं, उस कंडीशन में ध्यान रखिएगा, आप कुछ भी कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कुछ भी कंडीशन कहने का मतलब आप एजम्पशन नहीं कर लेंगे कि वो मेल हो सकता है या वो फीमेल हो सकता है। ठीक है, चलो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि P इज द ब्रदर ऑफ Q। P जो है वो Q का भाई है। ठीक है ना, P इज द ब्रदर ऑफ Q एंड R। अच्छा, दो है Q एंड R, P जो है वो Q एंड R का भाई है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, P का जेंडर क्लियर हुआ है कि वो भाई है, पर उसी जनरेशन में Q है और उसी जनरेशन में R है, इनके जेंडर क्लियर अभी तक नहीं हुए। तो ना हम इसके ऊपर प्लस लगाएंगे ना ही माइनस। ध्यान रखिएगा, प्लस में मेल के लिए यूज कर रहा हूँ, यानी कि पुरुष के लिए यूज कर रहा हूँ, और माइनस में फीमेल के लिए यूज कर रहा हूँ, मतलब महिला के लिए यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि P का जेंडर क्लियर था, वो उसका भाई, इसलिए मैंने प्लस साइन लगाया। QR के पीछे कुछ भी क्लियरेंस नहीं था तो नहीं पता मुझे। जैसे अगर सिंपल सी बात ये है कि अगर कोई ये कहे, जैसे मुझे नहीं पता कि आप मेरा जो व्यूअर्स है वो लड़का या लड़की है, मैं बोलता हूँ कि जो व्यूअर्स है, ठीक है, जो मेरे व्यूअर्स हैं उसके लिए मैं उनका भाई हूँ। ठीक है, तो इससे आपका जेंडर क्लियर नहीं होता है। आप हो सकता है मेल भी व्यूअर्स हो सकते हैं, मेरे व्यूअर्स फीमेल्स भी हो सकते हैं, मैं आपके लिए आपका भाई हूँ।
ठीक है। तो मैं अगर आपका भाई हूं तो मैं भाई का भी भाई हो सकता हूं, मैं किसी बहन का भी, मतलब मैं किसी लड़की के लिए भी उसका भाई हो सकता हूं और मैं किसी लड़के के लिए उसका भाई हो सकता हूं। तो आपकी सामने से जेंडर क्लियर नहीं होगी जब तक क्वेश्चन आगे एक्सप्लेन नहीं करते, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है एस इज आर्स मदर, एस इज आर्स मदर, एस की माँ कौन है? आर है। तो एस की जो माँ है, सॉरी गलत पढ़ दिया, एस इज आर्स मदर, एस जो है वो आर की माँ है। तो आर की माँ है मतलब एक जनरेशन ऊपर जाइए, एस माँ है, तो माँ तो आपको पता ही है फीमेल होती है, ठीक है। एंड टी इज पीज फादर, और इसके पिताजी कौन है? टी है, ठीक। ये आपके पास डेटा इंफॉर्मेशन है। अब कह रहा है बताओ इसमें से कौन सही है। एस एंड टी आर कपल, सोचने वाली बात है, ये आपस में भाई बहन है, इसकी ये माता है, ये इसके पिता है, तो भाई ये आपस में पति पत्नी तो होंगे ही, तो पहला तो सही है। क्यू इज टी सन, टी का बेटा क्यों है? टी का बेटा क्यों है? ऐसा जरूरी नहीं है, ये बेटा भी हो सकता है, मतलब कि और बेटी भी हो सकती है, सन और डॉटर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं है, इसलिए दूसरा गलत है। टी इज क्यूज फादर, क्यू के पिताजी कौन है? टी है, क्यू के पिताजी टी है, ये बात तो 100% सही है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, टी उसके लिए पिता ही होंगे, ठीक है। एस इज टीज मदर, एस जो है वो पी की माँ है, ये भी बात सही है। आर इज टीज डॉटर, टी की बेटी आर है, आर का जेंडर क्लियर नहीं है, इसलिए ये बात गलत है। पी इज एस सन, एस का बेटा पी है, पी का जेंडर पता है मुझे कि वो लड़का है, इसलिए ये बात सही है। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन सही हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ओनली 4। इसमें बहुत सारे बच्चों ने गलतियां की हैं, मुझे समझ नहीं आया, उन्होंने बस एक गलती ये की थी कि उन्होंने एजम्पशन कर लिया था इनका, और जैसे एजम्पशन करोगे आंसर आपका बदल जाएगा, ठीक है। वो गलती नहीं करनी है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका रिमाइंडर थ्योरम का है, ठीक है। और एक तरह से क्वेश्चन में कह सकते हैं आपसे ये पूछने की कोशिश की गई कि इस एक्सप्रेशन को अगर मैं 6 से विभाज्य करता हूँ, भाग देता हूँ, तो मेरा शेषफल कितना होगा। देखो एक्सप्रेशन कैसा है आपका, एक्सप्रेशन है 9 का पावर 3 प्लस 9 का पावर 4 प्लस 9 का पावर 5 प्लस 9 का पावर 6, और ये अगर 9 के पावर 100 तक जाता है, और अगर मैं ये पूरे एक्सप्रेशन को 6 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो मेरा शेषफल क्या होगा, ठीक है। अब देखो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें से आप 9 टू दी पावर, ठीक है, 9 टू दी पावर 2 को कॉमन लेते हो। अगर आप 9 टू दी पावर 2 को कॉमन लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 9, अगला 9 टू दी पावर 2, यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, 9 टू दी पावर 3, देन 9 टू दी पावर 4, इस प्रकार करके पावर 2 से घट रहा है, तो ये 9 का पावर 98 हो जाएगा। और मुझे इस पूरे संख्या को किससे डिवाइड करना है? 6 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 6 से डिवाइड करना है, ठीक है बेटा। अब देखो समझना इस चीज को, भाई मेरे ये तो 9 का 9 स्क्वायर रहने दो। अगर आपको याद हो तो जब मैंने आपको यूनिट संख्या बताई थी, इकाई संख्या का कॉन्सेप्ट बताया था, तो मैंने आपको ये कहा था कि अगर 9 का पावर कोई भी विषम संख्या होता है तो उसका यूनिट प्लेस हमेशा 9 होता है, और अगर इवन संख्या होता है तो उसका यूनिट वैल्यू हमेशा 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। तो देखो 9 का पावर ऑड है, यहाँ पे 9 का पावर इवन है, मतलब 9 का पावर विषम है, 9 का पावर सम है, ठीक है। यह विषम कितनी बार, अगर ये 98 तक सीरीज गई है तो ये पावर पे विषम 49 बार होगा, ठीक है, 49 बार होगा। कैसे? अगर 98 तक कंटिन्यू संख्या लिखी जाए 1 से लेकर 98 तक, तो इसमें से 49 संख्या आपका सम होता है और 49 संख्या आपका विषम होता है। यानी बच्चा आप कह सकते हो कि इसमें से 9 के पावर का पावर 49 बार सम होगा और 49 बार विषम होगा। जब जब विषम होगा तब तब तो इकाई स्थान पे 9 आया होगा, और जब जब सम होगा तो इकाई स्थान पे क्या आया होगा? 1 आया होगा, ठीक है। तो जब जब सम होगा तो 1 आया होगा, विषम आया होगा तो 9 आया होगा। 9 कितनी बार आया होगा? 49 बार। और 1 कितनी बार आया होगा? 49 बार। 9 कितनी बार आया होगा? 49 बार। 1 कितनी बार आया होगा? 49 बार। जरा इसको सॉल्व कर ले, 9 का स्क्वायर रहने दीजिए। देखो दोनों में 49 कॉमन है, इसको कॉमन निकाल लो तो 49, यहाँ पे 9 + 1, तो ये 9 क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 49 × 10, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 9 क्यूब
मल्टीप्लाई बाई 490, और इस पूरे एक्सप्रेशन को हम किससे डिवाइड करके चेक कर रहे थे? इस पूरे एक्सप्रेशन को हम 6 से डिवाइड करके चेक कर रहे थे। अब जरा सोच भाई, अच्छा यहाँ पे एक गलती हो गई, ये पावर 3 नहीं चल रहा था, पावर 2 चल रहा था। हाँ, ये पावर आपका 2 चल रहा था। हाँ, अब देखो, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने जाऊँ तो मेरे ख्याल से सारे बच्चे कह सकते हैं कि 6 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि भाई ये नंबर मुझे 2 का डिविजिबल दिख रहा है, ये मुझे नंबर 3 का डिविजिबल दिख रहा है, तो इसको 3 से सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको 2 से सिंप्लीफाई कर लेंगे। एग्जैक्टली डिविजिबल है तो भैया रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। तो इस एक्सप्रेशन में कुछ नहीं था, थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड था, आई डेफिनेटली एग्री, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था। तो ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है और एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन कह सकते हैं आप इसको। बेसिकली कह रहा है कि अगर 64 को 343 लिखा जाए, 216 को 729 लिखा जाए, तो बताइए कि 512 को क्या लिखेंगे? अगर ऑब्जर्व करें अच्छे तो सारी संख्याएं एक घन है, एक क्यूब है। 64 किसका क्यूब होता है? 4 का क्यूब, 7 का क्यूब लिखा हुआ है, 6 का क्यूब, 9 का क्यूब लिखा हुआ है। मतलब जो भी क्यूब दिया हुआ है उसमें 3 जोड़ के उसका क्यूब निकाला गया। तो 512 सभी को पता है कि 8 का क्यूब होता है, तो 8 में 3 जोड़ेंगे, 11 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1331। कितना हो जाएगा बच्चा? 1331। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अभी कुछ क्वेश्चंस और आपके सी सेट के बच्चे हैं, उनको हम अगले वीडियोस में लेकर आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।